Hello student, as you all know, we were doing chapter 4 business services, and here the last topic of this chapter is communication services. Let me clear you the meaning of communication services. As you know, these services are very helpful to the business establishments to make link with outside worlds, that is suppliers, customers and competitors etc. हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. सप्लायर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, कॉम्पिटिटर्स के साथ, अलग अलग पार्टीज़ के साथ लिंक करने के लिए उनको कम्युनिकेशन सर्विसेज की ज़रूरत है. राइट, लेट मी क्लियर यू, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज. वन इज़ पोस्टल सर्विसेज, अनदर इज़ टेलीकॉम सर्विसेज. लेट्स डिस्कस ऑल द पॉइंट्स इन डिटेल. Postal services wide network of services at national and international level under the control of government of each country. हमारी कंट्री में ये जो पोस्टल सर्विसेज है उसका नेम क्या है? इंडियन पोस्ट, भारतीय डाक. इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स वेरियस पोस्टल सर्विसेज अक्रॉस इंडिया. ऑल ओवर द इंडिया 22 पोस्टल सर्कल्स बने हुए हैं जिसमें वे अपनी पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. Various facilities provided by postal department. One is financial facilities, another is mail facilities. आप लोगों को यूजुअली पता है मेल फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइक स्पीड पोस्ट करना है, रजिस्टर्ड पोस्ट करना है, बट लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी कि फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ में वो कैसे हेल्प करती हैं, फाइनेंस में कैसे वो इन्वॉल्व है. राइट, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ जो पोस्टल डिपार्टमेंट हेल्प करता है उसमें आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, रेकरिंग डिपॉजिट्स, सेविंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट्स, मनी ऑर्डर फैसिलिटी. यहाँ तुम लोगों को मनी ऑर्डर के बारे में पता होगा, पर यहाँ पे क्या है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है? जो हम अपने पैसे डिपॉजिट कराते हैं. लाइक अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो उसमें से वो कुछ कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड की तरफ करता है, या वो खुद करता है या उसका एम्प्लॉयर करता है. ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है. लाइक किसान विकास पत्र क्या है? जो हमने पैसे डिपॉजिट कराए होते हैं उसकी अमाउंट डबल हो जाती है. और आज के टाइम का जो किसान विकास पत्र है, लेटेस्ट इसका रेट है 10 years 4 months. अगर आप 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराते हो तो आफ्टर 10 years 4 month आपके वो 5,000 की अमाउंट 10,000 बन जाएगी. राइट, वो अमाउंट डबल हो जाती है किसान विकास पत्र में. ऐसे ही नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, फिक्स डिपॉजिट स्कीम है ये. राइट, इसमें भी पैसे फिक्स टाइम पीरियड के लिए अगर हम डिपॉजिट कराते हैं तो उसके ऊपर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेकरिंग डिपॉजिट्स. मैंने आपको बैंक्स, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट में भी क्लियर किया था. रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? हम अपने पोस्ट ऑफिस में मनी जो डिपॉजिट कराते हैं एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए. फॉर एग्जाम्पल, हर मंथ मैंने 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराना है और वो 1 year के लिए करवाना है, या 2 years के लिए करवाना है, या 5 year के लिए करवाना है, तो वो आपका रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है. ये फैसिलिटी भी पोस्टल डिपार्टमेंट में भी अवेलेबल होती है, बैंक्स में भी होती है, पोस्टल डिपार्टमेंट में भी होती है. उसके बाद सेविंग अकाउंट. हम अपना सेविंग डिपॉजिट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में. टाइम डिपॉजिट इज़ जस्ट लाइक फिक्स डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट अकाउंट हम 1 year के लिए या 5 year के लिए या 2 year के लिए कुछ अमाउंट फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं और उसके ऊपर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. दैट कम्स अंडर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, या उसको टाइम डिपॉजिट्स भी कहते हैं. नेक्स्ट आपका है मनी ऑर्डर फैसिलिटी. मनी ऑर्डर तो आप लोगों को पहले से ही पता है कि हमने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मनी ऑर्डर सेंड करना है, मनी सेंड करनी है, वो फैसिलिटी भी पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट आपका आ जाता है टॉपिक मेल फैसिलिटीज़. कौन कौन सी हैं पोस्टल डिपार्टमेंट के पास? पार्सल सर्विसेज हैं, रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज़ है और इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ हैं. पार्सल हम भेज सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं और इंश्योरेंस फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल होती है. इन मेल फैसिलिटीज़ के अलावा एलिड फैसिलिटीज़, एलिड यानी कि कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है. जैसे कि हमने किसी को ग्रीटिंग पोस्ट भेजना है या मीडिया पोस्ट भेजना है, डायरेक्ट भी पोस्ट भेजी जा सकती है. इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र भी होता है. कुछ फैसिलिटीज़ पासपोर्ट की भी अवेलेबल होती हैं, स्पीड पोस्ट हो जाता है, ई बिल पोस्ट हो जाता है. ये सारी फैसिलिटीज़ पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट हमारा आ जाता है टेलीकॉम सर्विसेज. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेलीकॉम सर्विसेज इज एडवांटेज ऑफ टेलीफोन इज कन्वीनियंस and privacy it provides to contact persons within organization and those outside the organization. ऑर्गेनाइजेशन में ही कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमने किसी के साथ कम्युनिकेट करना है या आउटसाइड पार्टीज़ के साथ कम्युनिकेट करना है तो टेलीफोन सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन कंसीडर होता है.
एज यू ऑल नो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टेलीकॉम इंटरकॉम की फैसिलिटी अवेलेबल होती है और आउटसाइड भी हमारे पास दूसरे नेटवर्क कनेक्शंस होते हैं. तो दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर बिजनेस पार्टीज टू कम्युनिकेट विद अनदर पर्सन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड. Types of telecom services here are cellular mobile services, fixed line services, cable services, VSAT services, DTH services. नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन. मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया था. दैट कम्स अंडर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, राइट. हमने अपने गुड्स की ट्रेडिंग विदाउट ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड टू तो नहीं कर सकते. कैन गुड्स बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द फैसिलिटीज ऑफ सी वेज, शिप वेज एंड ऑल, राइट. सो ट्रांसपोर्टेशन इज अ प्रिंसिपल सर्विस. Transportation is a principal service which makes available goods produced at production centers. Production center से goods उठाने हैं और जो पॉइंट ऑफ कंजम्पशन है यानी कि टू द कंज्यूमर हमने वो गुड्स प्रोवाइड करने हैं, राइट. तो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स अ लॉट इन ट्रेडिंग गुड्स एंड एज वेल एज जहाँ पे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई है वहाँ से उठा के कहाँ पे प्रोवाइड करने हैं जहाँ पे पॉइंट ऑफ कंजम्पशन है. नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेयर हाउसिंग. It implies holding or preservation of goods from time of their production or purchase until their consumption or sale. यानी कि आपने बहुत ह्यूज क्वांटिटी गुड्स प्रोड्यूस कर लिया और वो सारे के सारे गुड्स इमीडिएटली कंज्यूम नहीं होने वाले हैं. सारे गुड्स इमीडिएटली कंज्यूम नहीं होने, उस टाइम पीरियड तक के लिए उसको प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, होल्ड करके रखना पड़ता है. तो वेयर हाउस इसीलिए इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि गुड्स को स्टोर किया जा सके. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है. टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या है? अब देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं इमीडिएटली कंज्यूम नहीं होने, उसमें टाइम गैप है और उस टाइम पीरियड के लिए गुड्स को हमने प्रिजर्व करके रखना है. तो इसलिए वेयर हाउस टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है. Let's discuss types of warehouse. One is private warehouse. These warehouse are owned and managed by large business houses for their storage of their own raw material. एक जो private owner है business का, वो raw material, finished goods, manufactured goods, retail business करने के लिए अपने खुद के warehouse बना लेता है. तो वो आपके आ जाते हैं private warehouse में. Next हमारा है public warehouse. These warehouses are also known as duty paid warehouse. They are owned and managed by some agencies whose main occupation is to provide storage space against the payment of certain fees. कुछ अमाउंट पे करके आप वहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी हायर कर सकते हो और ये गवर्नमेंट के थ्रू इस्टेब्लिश होते हैं. ड्यूटी पेड यानी कि इसमें कुछ अमाउंट पे करनी होती है, राइट. बॉन्डेड वेयर हाउस वो वेयर हाउस हैं जहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स को इंपोर्ट ड्यूटी क्लियर करने से पहले स्टोर करके रखा जाता है. फॉर एग्जांपल हमने इंपोर्ट किया गुड्स, राइट, बॉम्बे पोर्ट पे वो गुड्स अवेलेबल हैं. अब जब तक मैं वहाँ से टैक्स क्लियर नहीं कर देती, इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट यानी ड्यूटी का मतलब टैक्स होता है, जब तक मैं वहाँ से टैक्स क्लियर नहीं कर देती तो मेरे वो गुड्स वहाँ पे अवेलेबल हैं और मुझे वहाँ से गुड्स क्लियर करने के लिए पहले इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी. नेक्स्ट हमारा है कोऑपरेटिव वेयर हाउस. Storage facility in cooperative sector are owned and managed by cooperative undertakings. जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं या जो कोऑपरेटिव अंडरटेकिंग्स हैं वो अपने गुड्स अपने वेयर हाउस में, अपने उन्होंने कोऑपरेटिव वेयर हाउस इस्टेब्लिश किए होते हैं, वो वहाँ पे स्टोर करके रखती हैं. नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट वेयर हाउस. सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने अपने खुद के वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं जहाँ पे वो अपने इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस अंडरटेकिंग अपने जो भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन हुई होती है उसको स्टोर करके रखते हैं. जैसे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने खुद के वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं आइदर सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे. इन्होंने अपने खुद के वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं. जो भी वो प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होती है मार्केट में उसका प्राइस हाई ना हो जाए इसलिए वो उसमें स्टॉक को मेंटेन करके रखते हैं ताकि एकदम से जब डिमांड हो तो सप्लाई के लिए गुड्स अवेलेबल हों जो उनके गोडाउन में वेयर हाउस में स्टोर करके रखे. द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग. अब वेयर हाउसिंग कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट वन इज कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन एज नेम क्लियर, अलग अलग प्लांट से जो भी मटेरियल इकट्ठा किया है उसको हम कंसोलिडेट करके एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं. इन इट वेयर हाउस
receives and consolidate goods from different production plants. फॉर एग्जाम्पल प्लांट ए है, प्लांट बी है, प्लांट सी है, ये 3 अलग अलग आपके प्रोडक्शन प्लांट्स हैं। यहाँ से आपने मटेरियल उठाया और वेयर हाउस में लाके उसको इकट्ठा कर दिया और एक फाइनल प्रोडक्ट आपने रेडी कर लिया। तो वेयर हाउसिंग में ऐसे फंक्शंस भी परफॉर्म होते हैं, कुछ वेयर हाउस में ही ऐसे प्रोडक्ट्स रेडी कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका है ब्रेक इन बल्क। ब्रेक इन बल्क मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे हमने 1 क्विंटल चावलों की बोरी लाई, राइट, और उस ब्रेक बल्क को हमने डिवाइड कर दिया, 5 किलो की पैकिंग बना ली, 10 किलो की पैकिंग बना ली, राइट, आधा किलो की बना ली, 1 किलो की बना ली, 3 किलो की बना ली। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ? ब्रेक इन बल्क। लेट मी क्लियर विद दिस डिफाइन। दे डिवाइड द बल्क क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीव फ्रॉम प्रोडक्शन प्लांट्स। प्रोडक्शन प्लांट से आपने बल्क क्वांटिटी परचेज की और उसको स्मॉलर क्वांटिटीज में डिवाइड कर दिया, राइट, और वो अलग अलग कस्टमर्स को सप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है स्टोरेज ऑफ गुड्स। दिस इज द मेन फीचर ऑफ वेयर हाउसिंग, मेन फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग। जो सीजनल गुड्स और मटेरियल है उसको स्टोर करके रखते हैं। जैसे आपको अच्छे से पता है कि एग्रीकल्चरल गुड्स जो हैं उसकी प्रोडक्शन एक टाइम पे होती है पर उसकी कंजम्पशन सारा साल करनी होती है। तो ऐसा तो नहीं कि जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग हुई वैसे ही आपने कंज्यूम करना है। तो उन गुड्स को हमने स्टॉक करके रखने के लिए वेयर हाउस की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपका फंक्शन आ जाता है वैल्यू एडेड सर्विसेज। वैल्यू एडिड का मतलब वो जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें वैल्यू ऐड हो रही है। और वैल्यू कैसे ऐड हो रही है? दे प्रोवाइड वेरियस वैल्यू एडिड सर्विसेज लाइक ग्रेडिंग, पैकिंग, लेबलिंग। फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोडक्ट बाय किया, राइट, मैन्युफैक्चरिंग की है, तो उसको हमने अलग अलग कैटेगरीज में ग्रेड कर देना है। ए ग्रेड का, बी ग्रेड का, डी ग्रेड का, राइट, और बल्क क्वांटिटी है उसकी पैकिंग करनी है और लेबलिंग करनी है, अपना ब्रांड नेम उसको लेबल करना है और उन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना है, राइट। तो ये आपका वैल्यू एडेड सर्विसेज, उससे उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आपका है प्राइस स्टेबलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग। अब जब मार्केट में बहुत ह्यूज डिमांड है लेकिन उस टाइम पे गुड्स अगर अवेलेबल नहीं हो पाते तो उसकी वजह से क्या होता है? प्राइस इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अनियन का प्राइस क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि पीछे से सप्लाई नहीं थी, राइट, और मार्केट में बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड थी, कंज्यूमर ने उसको कंज्यूम करना ही है। जब सप्लाई ना हो और डिमांड बहुत ज़्यादा हो तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, राइट। तो वेयर हाउस गुड्स को स्टोर करके रखता है ताकि जब भी मार्केट में डिमांड अराइज हो तो गुड्स उस टाइम पे अवेलेबल हो सके। अब गुड्स उस टाइम पे अवेलेबल कर दिए यानी कि सप्लाई कर दी तो वो प्राइस इंक्रीज होने से बच जाएंगे, तो प्राइस स्टेबल रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, उसमें प्राइस में इतनी चेंजेस नहीं आएंगी। तो दिस कम्स अंडर प्राइस स्टेबलाइजेशन। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग इज फाइनेंसिंग। जो वेयर हाउस के ऑनर हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना 5 करोड़ का गुड्स जो हैं 5 करोड़ के गुड्स वेयर हाउस में स्टोर करके रखे हैं, तो मैं इतने ह्यूज क्वांटिटी गुड्स वेयर हाउस में रख रही हूँ, तो वेयर हाउस का जो ऑनर है उसको मेरे गुड्स के बदले में कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी कि मैं इतनी ह्यूज क्वांटिटी के गुड्स उसके कस्टडी के अंडर रख रही हूँ। तो वो जो गुड्स के ऊपर हमें एडवांस मनी देता है और उसी टर्म्स में हम अपने कस्टमर को सप्लाई कर देते हैं, क्रेडिट टर्म्स दे देते हैं, राइट। All are requested here to complete your chapter with all the 3 videos that I have made for this particular chapter, right? And you have to solve case studies from Subhash De notes and solve worksheet that I am attaching with this video. Thank you so much.